हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारी एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है और एक अपन थ्योरी की क्लासेस चलाते हैं। एमसीक्यू सीरीज आपको चल रही होगी, अब हम थ्योरी की क्लासेस की बात कर लेते हैं। देखिए, हम जो टॉपिक चल रहा है वो सेल और टिश्यू के अंदर टिश्यू वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। और उसमें अपना ब्लड वाला टॉपिक चल रहा है। ब्लड के जो कंपोनेंट्स थे, सेल्स, हमने बात कर ली थी। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए किसकी बात करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, कि आखिर लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं ऑल द लिम्फ वेसल्स, यानी कि जितने भी लिम्फ वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं वो सारी इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो जो दैट कलेक्ट, जो टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं और रिटर्न कर देती हैं हमारी बॉडी के अंदर, किसके द्वारा, लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा, लैक्टिसल्स के द्वारा, लैक्टिल्स के द्वारा और लार्ज वेसल्स के द्वारा। द थोरेसिक डक्ट होती है और राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है। ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़े हुए ऑर्गन्स होते हैं। जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो स्प्लीन और थाइमस के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, स्प्लीन की। स्प्लीन इज अ डार्क रेड ओवल शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, एक डार्क रेड ओवल शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन है जो कि पाया जाता है अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में। ठीक है, फंक्शन की बात करें, स्प्लीन के फंक्शन कौन कौन से, तो देखिए, ब्लड एंटर करता है स्प्लीन के अंदर, किसके द्वारा, स्प्लीन आर्टरी के द्वारा। और पास होता है किसके द्वारा, प्रोग्रेसिवली स्मॉलर आर्टरीज वेसल्स के द्वारा पास होता है। ड्यूरिंग द टाइम फॉरेन एंटीजन्स आर ट्रैप्ड इन द वाइट पल्प एंड इनिशिएटिंग प्रोलिफरेशन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए, ब्लड सबसे पहले एंटर करता है स्प्लीन के अंदर, किसके द्वारा, स्प्लेनिक आर्टरीज के द्वारा। और प्रोग्रेसिवली यानी धीरे धीरे स्मॉलर आर्टरीज के द्वारा बाहर निकलता जाता है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, जितने भी फॉरेन एंटीजन्स होते हैं उनको एक वाइट पल्प के अंदर ट्रैप कर लिया जाता है और प्रोलिफरेशन को इनिशिएट किया जाता है। एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज वहाँ पे पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद उनको क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, द arterioles terminate in the red pulp where macrophages remove all cell debris, microorganisms and cells that are old, damaged, abnormal and coated with antibody, filtering of blood। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जो आर्टरीज होती हैं उनके टर्मिनेशन में जो रेड पल्प होता है, जब जहाँ पे क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस होती हैं, जितनी भी सेल डिवीज़ उसको रिमूव करने का काम करती है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो ओल्ड हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, डैमेज्ड हो गई हैं, एबनॉर्मल हो गई हैं या फिर एंटीबॉडी से कोटेड हैं, उनको खत्म करने का काम कौन करता है, ये माइक्रोफेजेस करता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिल्टरिंग ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। एक तरीके का जो फिल्ट्रेशन है, जिसमें से जो गंदगी या फिर खराबी निकाली जाती है, वो कहाँ होता है फिल्ट्रेशन, यूरिया का जो फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी के अंदर होता है। लेकिन कुछ खराबी ऐसी भी होती है, जैसे ओल्ड सेल है, डैमेज सेल्स है, वो भी ब्लड के अंदर घूम रही, तो उसको भी रिमूव करना है। इसके अलावा कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गया तो वो भी हमारी ब्लड को खराब कर रहा है, तो उसका भी क्या करना है, हमें फिल्टरिंग करनी है। तो ये फिल्टरिंग कहाँ पे होती है, स्प्लीन के अंदर होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, द वेस्कुलर कैपेसिटी ऑफ द स्प्लीन इज 100 ml टू 300 ml। एन एवरेज की बात करें तो 4% ऑफ टोटल फ्लूइड, यानी कि हम बात करें कि जो वेस्कुलर कैपेसिटी स्प्लीन की कितनी होती है, 100 ml से लेकर 300 ml तक होती है। एवरेज की बात करें तो ये लगभग टोटल बॉडी का 4% होता है ब्लड का। इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है, सिंपैथेटिक इंपल्सेस स्टिमुलेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं किसको, वीनस साइनस को, और फोर्सिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द स्प्लेनिक ब्लड इनटू सर्कुलेशन। ये इन सिचुएशन के अंदर बात होती है। अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड की। लिम्फ नोड क्या होता है, तो लिम्फ नोड्स कुछ नहीं होता, थाउजेंड ऑफ स्मॉल किडनी शेप लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, लगभग 1000 के करीब स्मॉल किडनी शेप के ऑर्गन होते हैं। लाई एट इंटरवल्स अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं किसको, लिम्फ को। ठीक है, अब अपन कुछ डिजीज़ की बात करेंगे जो कि ब्लड सिस्टम से रिलेटेड आपकी डिजीज़ होंगी, जिसमें सबसे पहले आती है कौन सी, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया का मतलब क्या होता है, देखिए, रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी और डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन और पीसीबी बिलो नॉर्मल ब्लड। यानी कि नॉर्मल ब्लड के अंदर यदि आरबीसी का नंबर रिड्यूस हो गया है, हीमोग्लोबिन का नंबर डिक्रीज हो गया है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। डब्ल्यू के अकॉर्डिंग 13 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे हीमोग्लोबिन नहीं जाना चाहिए, किसके अंदर, एडल्ट मेल के अंदर। और 12 ग्राम पर डेसीलीटर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर नहीं जाना चाहिए, और 11 ग्राम पर डेसीलीटर प्रेग्नेंट वुमेन के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये किसने डिसाइड किया है, ये डब्ल्यू ने डिसाइड कर दिया, हीमोग्लोबिन का लेवल। अकॉर्डिंग आईसीएमआर 1 ग्राम पर डेसीलीटर बिलो डब्ल्यूएचओ, और आईसीएमआर ने क्या किया, इसको और 1 ग्राम नीचे घटा लीजिए आप। ठीक है, चलिए, एनीमिया मे बी ड्यू टू ब्लड लॉस, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, जैसे कि मैलिग्नेंसी हो गया, बोन मैरो हो गया, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, रीनल और लीवर डिजीज हो गया। न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से, फॉलिक एसिड की वजह से, प्रोटीन और विटामिन बी 12 की वजह से। हेरिडिटरी एनीमिया होता है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब अपन टाइप्स ऑफ एनीमिया की बात कर लेते हैं कि एनीमिया कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये मोस्ट कॉमन प्रकार का एनीमिया है। इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव आयरन ऑफ लॉस। यानी कि ये कब होता है, या तो आयरन की डेफिशिएंसी ही हो जाए डाइट के अंदर, या फिर
जो एडिकेट अमाउंट में जो अब्जॉर्प्शन होना चाहिए आयरन का वो नहीं हो रहा है, या फिर जो आयरन का लॉस है वो एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है। ठीक है। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी आर माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक होती है। ठीक है। इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली इन मेजरिंग वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन। ठीक है, मैचुरेशन वुमेन और यंग चिल्ड्रन के अंदर हमें देखने को मिलता है। यदि हम कॉज की बात करते हैं तो देखिए आयरन लॉस होता है सबसे ज़्यादा स्वेट के अंदर, लगभग बात करें तो 15 मिलीग्राम पर मंथ के अंदर ये लॉस हो जाता है। हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन हो गया यदि, तो ईच वॉर्म एक्सट्रैक्ट कर लेता है लगभग 0.0 मिलीग्राम पर डे ब्लड ml ब्लड पर डे के हिसाब से। रिपीटेड प्रेगनेंसी हो रही है शॉर्ट इंटरवल के दौरान, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया ड्यूरिंग मैचुरेशन मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू एटोनिक यूट्रस या फिर क्रोनिक मलेरिया, तो यहाँ पे ये कॉज करते हैं किसको? एनीमिया को। यदि हम इसके डायग्नोसिस की बात करेंगे, डायग्नोसिस किस तरीके से अपन करेंगे, तो देखिए एसएस सीरम फेरेटिन जो कि टिश्यू है एक प्रकार का स्टोर होता है आयरन की फॉर्म में, सॉरी टिश्यू स्टोर आयरन इन दिस फॉर्म। लेवल टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंट इनटू सीरम के अंदर देखेंगे। एंड आयरन फॉस्फोरस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अबाउट 23% आयरन, इस तरीके से अपन इसको डायग्नोस करेंगे। आगे बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, देखिए एडवाइस टू टेक आयरन रिच फूड। ठीक है, आयरन रिच फूड को देने का अपन क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, जिसमें आपकी कौन कौन सी आती हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, जिसमें पालक आ गया, गुड़ आ गया, ड्राई फ्रूट्स आ गए, एग योक आ गया, लिवर और मीट्स आ गए। ठीक है, विद विटामिन सी, मल्टीविटामिन और फ्रूट जूस टू इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, यानी कि विटामिन सी लेने से क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। टेक आयरन सप्लीमेंट बिटवीन मील्स एंड नॉट टेक विद मिल्क और एंटासिड्स, यानी कि आयरन का जो सप्लीमेंट्स होता है उनको मील्स के दौरान लेना चाहिए, मील्स के बीच में लेना चाहिए, कभी भी मिल्क और एंटासिड के साथ नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ओरल आयरन परसेप्शन की, सॉरी प्रिपरेशन की। तो जो फेरस सल्फेट होता है मोस्ट एब्जॉर्बेबल फार्मा है किसकी, आयरन की। फेरस फिमरेट है, फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस सक्सीनेट है, जो एलिमेंट्री आयरन है 30 से 35% का। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं ओरल आयरन के क्या है, तो नजवा हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ हो सकता है, मेटेलिक टेस्ट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ ब्लैक स्टूल हो सकते हैं। आगे बात करते हैं एडवाइस टू टेक लिक्विड आयरन प्रिपरेशन थ्रू अ स्ट्रॉ टू अवॉइड स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ, आल्सो ब्रश टीथ इमीडिएटली आफ्टर गिविंग आयरन प्रिपरेशन बाय माउथ, ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली होती है। दूसरा होता है पेरेंटेनल आयरन प्रिपरेशन, इसमें क्या होता है, दो प्रिपरेशन यूज होती है परमानेंटली, सॉरी पेरेंटेनली, जिसमें आयरन डेक्सट्रॉन होता है 50 मिलीग्राम एलिमेंट्री आयरन पर एमएल होता है, आयरन सॉर्बिटोल होता है जिसमें सिट्रिक एसिड एग्जांपल, जेक्टोफिर 5 मिलीग्राम एलिमेंट्री आयरन पर एमएल, एन आयरन सुक्रोज होता है। रूट की बात करें तो कौन कौन से रूट हो सकते हैं, इंटरमस्कुलर हो सकता है जिसमें डीप इनटू ग्लूटेल मसल्स बाय जेट ट्रैक मेथड और एयरलॉक मेथड टू प्रिवेंट बैकवर्ड लीकेज ऑफ इरिटेटिंग ड्रग, नेवर रबर मसाज द साइट आफ्टर इंजेक्शन, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा होता है इंट्रावीनस, इंट्रावीनस यानी कि वेन्स के अंदर अपन डालेंगे मिक्स 2 ml इंजेक्शन विद ग्लूकोज इन सलाइन सॉल्यूशन इन्फ्यूज्ड विद 6 to 8 आवर्स। एस्टिमेशन ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट इन mg 4.4 into बॉडी वेट पर kg और हीमोग्लोबिन डेफिसिट पर ग्राम पर डेसीलीटर। इफ हीमोग्लोबिन लेवल 6 ग्राम से कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही क्या है, इसका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर एनीमिया का टाइप आता है कौन सा, परसीनियस, परसीनियस एनीमिया या फिर एडिशंस एनीमिया। इसमें क्या होता है, एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्टिव फैक्टर ड्यू टू एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी कि एनीमिया जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है कि विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन घट गई है। ठीक है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर की एब्सेंस आ गई है, क्यों, क्योंकि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की एट्रोफी के कारण। ठीक है, इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है सिक्रेट होता है किसके द्वारा, पेरिटल सेल्स के द्वारा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा या फिर ग्लैंड के द्वारा, जो कि एसेंशियल होता है किसके लिए, विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। ये हमें मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। ये मैक्रोसाइटिक होती है, नोमोक्रोमिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होती है। डायग्नोसिस की बात करें कैसे अपन इसको डायग्नोस करेंगे, तो देखिए स्केलिंग टेस्ट यूज किया जाता है, असेसिंग गैस्ट्रोस्टेटिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन बी 12 बाय गिविंग ओरल रेडियो एक्टिव विटामिन बी 12 साइनोकोबाल्मिन के द्वारा, या फिर नॉन इंजेक्ट किया जाता है नॉन रेडियो एक्टिव विटामिन बी 12 को। इट इज यूज्ड प्राइमरली टू डायग्नोस परसीनियस एनीमिया, इंजेक्शन ऑफ विटामिन बी 12। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू डाइटरी फाइबर सॉरी डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ मेनली बाय फॉलिक एसिड, मेन कोर्स आल्सो बाय विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड नेसेसरी होते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए और सेल डिवीजन के लिए, इसलिए इनकी एब्सेंस में क्या होता है, विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड आर अनेबल टू डिवाइड एंड इंक्रीज इन साइज व्हिच कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये माइक्रोसाइटिक होता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहलाता है। यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड रिच डाइट लेनी चाहिए, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आता है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कौन सा, स्पिनिच। ठीक है, एडमिनिस्टर ल्यूकोवोरिन कैल्शियम, जो कि कैल्शियम सॉल्ट होता है जिसका फॉलिनिक एसिड का, ल्यूकोवोरिन कैल्शियम यूज टू ट्रीट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड टू एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ मेथोट्रेक्सटेज ऑन नॉर्मल सेल्स व्हेन मेथोट्रेक्सटेज इज बीइंग यूज्ड टू ट्रीट मैलिग्नेंसीज। ठीक है,
चौथे नंबर पर आता है एनीमिया कौन सा अपना, ए प्लास्टिक या फिर हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनीमिया ड्यू टू बोन मैरो फेलियर और बोन मैरो डिप्रेशन, यानी कि बोन मैरो का फेलियर हो गया जो कि आरबीसी ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, दूसरा हो गया बोन मैरो का डिप्रेशन हो गया, बोन मैरो क्या होगी दब गई थोड़ी सी यहाँ पे, या किसी कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे क्या होगा, और जो आरबीसी उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। ये प्राइमरी हो सकती है प्रेजेंट बर्थ के टाइम पे, और सेकेंडरी हो सकती है एक्वायर्ड भी हो सकती है। इट कॉज्ड इंक्लूड लाइक क्रोनिक एक्सपोजर टू माइलोटॉक्सिक एजेंट जिसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आती हैं, रेडिएशन आता है, वायरल इन्फेक्शन आता है जिसमें एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया और टीबी हो गया। बोन मैरो डिप्रेशन में भी जेनेटिक और आइडियोपैथिक अननोन कॉज इसकी पता नहीं है। ये कैसी, तो नॉर्मोसाइटिक होती है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। ये क्या करता है, कॉजेज पेनिसाइटोपिनिया है, डिक्रीज नंबर ऑफ ऑल ब्लड सेल्स ऑफ द ब्लड। डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए बोन मैरो एस्पायरेशन शोज कन्वर्जन ऑफ रेड बोन मैरो एंड फैटी बोन मैरो। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो देखिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बीएमटी इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, यही इसका ट्रीटमेंट है। अगले नंबर पर आता है एनीमिया हमारा कौन सा, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया क्या होता है, इस कॉन्जेनाइटल एनीमिया दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दिस इज आल्सो नोन एज कूलीज एनीमिया या फिर मेडिटेरियन एनीमिया। बीटा जो थैलीमिया होता है मेजर इन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है एक प्रकार का। इट अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ वन और बोथ जीन फ्रॉम 16 नंबर क्रोमोसोम, जो 16 नंबर क्रोमोसोम होता है वहाँ से एक जीन का लॉस, दोनों ही जीन का लॉस हो जाता है, ये फिर थैलीसीमिया हो सकता है। ये माइक्रोसाइटिक होता है और हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। थैलीसीमिया के भी कुछ प्रकार हैं, देखिए थैलीसीमिया माइनर होता है, थैलीसीमिया मेजर होता है। माइनर का मतलब क्या होता है, वन अबनॉर्मल जीन इट मे बी कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक, और दूसरा होता है बोथ अबनॉर्मल जीन हो जाए तो थैलीसीमिया मेजर हो जाएगा, यदि एक अबनॉर्मल जीन हो जाता है तो थैलीसीमिया माइनर हो जाएगा। अल्फा थैलीसीमिया का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट इनटू अल्फा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा थैलेसीमिया का मतलब पता है, डिफेक्ट इनटू बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि यदि अल्फा ग्लोबुलिन हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन पाई जाती है, अल्फा ग्लोबुलिन और दूसरी होती है बीटा ग्लोबुलिन। यदि डिफेक्ट आ गया है अल्फा ग्लोबुलिन चेन के अंदर हीमोग्लोबिन के तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, बीटा चेन के अंदर यदि प्रॉब्लम आई है तो कौन सा हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थैलेसीमिया, ये मोस्ट कॉमनली प्रकार का थैलेसीमिया कौन सा है, बीटा थैलेसीमिया। यदि हम इसके ट्रांसमिशन की ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही क्या है इसका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है। लास्ट और इंपॉर्टेंट आता है हमारे सामने कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, कौन सा आता है, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या कहते हैं, हीमो ग्लोबिनोपैथीज भी कहते हैं। ये आरबीसी कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन पाया जाता है, विच इज विच इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट टू अ सिकल शेप, जिसके अंदर विच इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट टू अ सिकल शेप, सेल बिकम रिजिड एंड क्लम्प्ड टुगेदर सो obstructing ब्लड कैपिलरीज, यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है जिसकी वजह से जो आरबीसी की शेप है वो कैसे हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, रिजिड हो जाती है, क्लम्प्ड हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद ये क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ये कब होता है, इट अकर्स ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू वेलाइन, एक अमीनो एसिड है, एंड पोजिशन ऑफ 6 ऑफ बीटा ग्लोबुलिन पॉलीपेप्टाइड, इसकी वजह से होता है। सिकल सेल क्या होता है, ब्लॉक द ब्लड वेसल्स ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड डैमेज देन ब्रेन, किडनी, लंग्स एंड स्प्लीन। इट इज आल्सो इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट लाइक थैलेसीमिया। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर सिकलिंग सिकल सेल साइरस आर फीवर हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस, एनी कंडीशन दैट इंक्रीज ऑक्सीजन नीड हो सकता है। ठीक है, सिकल सेल जो क्राइसिस होते हैं इंक्लूड होते हैं बेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस जिसमें क्लम्पिंग ऑफ सेल, माइक्रो सर्कुलेशन, स्प्लीन सिक्रेशन जिसमें पूलिंग और क्लम्पिंग ऑफ ब्लड इन स्प्लीन हो सकता है, हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस होता है जिसमें इंक्रीज रेट होता है किसकी, आरबीसी डिस्ट्रक्शन के। ठीक है, आगे बात करते हैं, पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज आर रेजिस्टेंस टू फैल्सीफेरम मलेरिया इन एवरी चाइल्ड इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि कोई भी पेशेंट है जिसके अंदर ये हमें देखने को मिलेगा सिकल सेल, जो रेजिस्टेंस होता है किसके लिए, फैल्सीफेरम मलेरिया के लिए, जो अर्ली चाइल्डहुड में हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही क्या है इसका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है। एडमिनिस्टर की बात करें तो एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड फ्लो टू प्रिवेंट और रिवर्स द सिकलिंग प्रोसेस साइरस, स्प्लेक्टोमी ऑफ देयर रिकरेंट स्प्लीन सिक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन ऑफ सिम्टम्स की बात करें, ऑल टाइप ऑफ एनीमिया, यानी कि सभी प्रकार की एनीमिया के साइन ऑफ सिम्टम्स की यदि यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन, कौन कौन से, तो देखिए स्किन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पैलर देखने को मिलेगा, यानी कि लैक ऑफ कलर हमें देखने को मिलेगा। डिलेड वुंड हीलिंग एंड कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी कि वुंड की जो हीलिंग है बहुत डिले हो जाएगी और यहाँ पे जो सर्दी पड़ेगी उसके लिए इंटॉलरेंस हो सकता है। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो टैकीपीनिया है, डिस्पीनिया है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए टैकीकार्डिया है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट हो सकता है, एंजीना हो सकता है, कार्डियोमेगाली हो सकता है। जेनाइटो यूरिनरी के अंदर क्या चेंज देखेगा तो हेमेचुरिया हो सकता है, इरेगुलर मेंसेस हो सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है, और इंपोर्टेंशियल मेल हमें देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल के अंदर हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, एपैथी हो सकती है, नंबनेस हो सकती है। जीआई ट्रैक के अंदर देखिए एनोरेक्सिया हो सकता है, नजुआ, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जनरल अपीयरेंस के अंदर फटीग है, वीकनेस है, वेट लॉस है, डिक्रीज मसल्स
टोन, सो डिस्टर्बेंस इन गेट एंड बैलेंस। बीफी रेड टंग, शोर माउथ हो सकता है इनमें, पर्सिस्टेंट एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। पेंसाइटोपिनिया के अंदर डिफिशियंसी ऑफ ऑल टाइप ब्लड सेल्स इन एप्लास्टिक एनीमिया। डायग्नोसिस की बात करते हैं, देखिए डिक्रीज लेवल ऑफ, यदि डिक्रीज लेवल ऑफ किसका हो रहा है, हीमोग्लोबिन का, इरिथ्रोसाइट काउंट का, पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि पीसीबी का डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। तो दूसरा बात करते हैं मीन कार्पोसेल्स हीमोग्लोबिन कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी कंसंट्रेशन एमजीसीएच परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन बना आरबीसी नॉर्मल होती है, एमजीसीएच में 33% होती है। मीन कार्पोसेल्स हीमोग्लोबिन लेवल एमसीएच, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बना आरबीसी नॉर्मल एमसीएच कितनी होती है, 30 पिकोग्राम होती है। ठीक है, मीन कार्पोसेल्स वॉल्यूम एमसीबी क्या होती है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी नॉर्मल एमसीबी कितनी होती है, 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर होती है। इस तरीके से हमने एनीमिया यानी एक डिजीज को कंप्लीट कर लिया। दूसरे नंबर की डिजीज हमारे सामने कौन सी आती है, हीमोफीलिया आती है, जिसका नाम क्या है, रॉयल डिजीज, जिसे अपन क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। देखिए हीमोफीलिया क्या है, एक प्रकार का ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कॉज होता है इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक कोगुलेशन प्रोटीन, यानी कि एक स्पेसिफिक कोगुलेशन प्रोटीन होती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से जो ब्लड का कोगुलेशन है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है। ये जीन म्यूटेशन के अंदर एडल्ट के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। फीमेल्स जो होती हैं ऑलवेज रिमेन कैरियर होती हैं इस डिजीज के लिए और ट्रांसमिट करती हैं एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के लिए, यानी कि फीमेल्स हमेशा क्या रहेंगी, कैरियर के रूप में रहेंगी। मेल्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं केवल डिजीज से, यानी कि फीमेल कभी भी इस डिजीज से अफेक्ट नहीं होती है। जीनोग्राम अपन इसका देख लेते हैं, जैसे देखिए एक फैमिली मैप है 3 और मोर जनरेशन का जो रिकॉर्ड करता है रिलेशनशिप, डेथ, ऑक्यूपेशन, हेल्थ एंड हिस्ट्री। जैसे बात करते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं फीमेल के अंदर जो कि एक प्रकार की कैरियर है। यदि उसकी शादी हो जाती है एक्स वाई सॉरी एक मेल से जो कि हेल्दी है जिसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, और उसके अंदर हम बात करें कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिए एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आएगा, एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आएगा, यहाँ से एक्स क्रोमोसोम आया और इसका भी एक्स क्रोमोसोम आया, तो क्या बन गया, एक्स बन गया, तो यहाँ पे कौन सा होगा, हेल्दी फीमेल बनेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ से एक एक्स आया और यहाँ से क्या आया, वाई आया, तो क्या बनेगा, एक हेल्दी मेल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक इसका एक्स आया और यहाँ से एक्स आया, तो क्या बनेगा, कैरियर फीमेल बनेगी। और यहाँ से वाई आया और यहाँ से एक्स आया, तो क्या बनेगा, इफेक्टेड मेल बनेगा। ये वाला जो एक्स है ये क्या है, कैरियर है, यहाँ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, उस डिसऑर्डर के जीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए एक्स लिंक इंडिकेट नॉर्मल जीन, और ये जो स्मॉल एक्स है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अब नॉर्मल जीन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये वाला जो एक्स है स्मॉल वाला ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये तो कैरियर फीमेल बन जाएगी और ये अफेक्टेड मेल बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए टाइप्स होते हैं हीमोफीलिया कौन कौन से होते हैं, वो देखिए हीमोफीलिया ए होता है जिसे अपन क्लासिकल हीमोफीलिया कहते हैं। ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एट्थ, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए होता है जो कि सीरम के अंदर एब्सेंट रहता है। ठीक है, 8 कॉमन टाइप्स होते हैं, ये कॉमन प्रकार का 80% पेशेंट होते हैं जो इसी प्रकार से अफेक्टेड होते हैं हीमोफीलिया ए से। दूसरा आता है हीमोफीलिया बी जिसे किसमिस डिजीज भी कहते हैं, इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिन फैक्टर 9 जिसे अपन किसमिस फैक्टर भी कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या फिर किसमिस फैक्टर इनटू सीरम के अंदर। दूसरा होता है वॉन विलब्रांड डिजीज, ये क्या है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलब्रांड फैक्टर, एक प्रोटीन सिक्रेट होती है एंडोथेलियम के द्वारा ब्लड वेसल्स की और प्लेटलेट्स की। ठीक है, ये डिफेक्टिव प्लेटलेट फंक्शन के द्वारा कॉज होता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है बोथ सेक्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है हमारे सामने कौन सा, पैरा हीमोफीलिया। ये क्या है, एक हेरिडेटरी हेमरेज टेंडेंसी या ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 5। साइन ऑफ सिम्टम्स की बात करें हीमोफीलिया के क्या है, तो देखिए ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रॉमा इज द हॉलमार्क ऑफ हीमोफीलिया। जॉइंट कैविटीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिक साइट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग के लिए। एपिडेक्सिस एंड टेंडेंसी ऑफ ब्रूज इजीली। डायग्नोसिस की बात करें कैसे डायग्नोस करेंगे, तो देखिए डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो प्रोलॉन्ग यदि सीटी और एपीटीटी हो रहा है तो अपन इसे डायग्नोस कर पाएंगे, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट देखेंगे, ब्लीडिंग टाइम देखेंगे और प्लेटलेट टाइम देखेंगे। ठीक है, यदि इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो देखिए एडमिनिस्टर सिंथेटिक मिसिंग क्लोटिंग फैक्टर 8 और कॉन्सेंट्रेट और फैक्टर 9, एडमिनिस्टर DDAP जिसमें 1 डी अमीनो 8 डी आर्जिनिन बेसोप्रेशन और सिंथेटिक फॉर्म ऑफ बेसोप्रेशन का सिंथेसिस जो कि इंक्रीज करता है क्लोटिन फैक्टर लेवल, क्लोटिन फैक्टर 8th लेवल को। एडमिनिस्टर FFP जो फ्रीज फ्रोजन प्लाज्मा है या फिर कॉन्सेंट्रेट ऑफ द डेफिशिएंट क्लोटिन फैक्टर इन इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। आगे बात करते हैं मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड मेंटेन ब्लीडिंग प्रिकॉशंस। पेशेंट शुड अवॉइड स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटी इन विच देयर हाई चांस ऑफ ट्रॉमिक इंजरी, एंटीप्लेटलेट ड्रग लाइक एस्पिरिन इज कॉन्ट्राडिक्टेड। ठीक है, चलिए अगली डिजीज हमारे सामने कौन सी आती है सर, परप्यूरा। ठीक है, अब अपन किसकी बात करेंगे, देखिए परप्यूरा की बात कर लेते हैं एक बार। Any purple color rash due to lacking of blood cells in the skin or mucous membrane are multiple sites usually by deficiency of platelets। इसको अपन क्या कहते हैं, परप्यूरा कहते हैं।
स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग में अकर्स फ्रॉम कैपिलरीज, यानी कि हम स्पॉन्टेनियस हमें देखने को मिलता है कि कैपिलरी से ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बेस्ड सॉरी कॉज के आधार पर हमने इसको क्लासीफाई भी किया। जैसे सबसे पहले आता है हमारे सामने कौन सा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परफ्यूरा। इसमें क्या होता है, द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स ड्यू टू बोन मैरो डिजीज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परफ्यूरा। अगले नंबर पर आता है कौन सा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परफ्यूरा, आईटीपी जिसे अपन कहते हैं। परफ्यूरा ड्यू टू सम अननोन कॉज, इट इज बिलीव्ड दैट प्लेटलेट्स काउंट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लेटलेट्स। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स बिकम शॉर्ट 1 to 3 days और लेस भी हो सकता है। अगले नंबर पर आता है हमारे सामने कौन सा, एलर्जिक परफ्यूरा या फिर नॉन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परफ्यूरा। इसमें क्या होता है, एनी ऑफ ग्रुप ऑफ परफ्यूरास caused by variety of agent including bacteria, drug और food, ठीक है। The immune complex is associated with the type 3 hypersensitivity reaction damage the walls of small blood vessels leading to bleeding। यदि हम इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो देखिए पेटिकी जिसमें पिन पॉइंट परप्यूरिक लेशियंस हो जाते हैं ड्यू टू एस्केप ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द टिश्यू। एक्यूमोसिस जिसमें एक हेमरेज स्पॉट हो जाता है लार्ज देन पेटिकिंग, पेटिकी का एपिटेक्सिस यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज हमें देखने को मिलता है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम, गम से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और हैवी मेंस होने लगते हैं किसके अंदर, वुमेन्स के अंदर, ठीक है। डायग्नोस की बात करेंगे अपन इसको किस तरीके से डायग्नोस करेंगे तो देखिए डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बीटी जो है वो बढ़ जाता है, सीटी जो है नॉर्मल रखता है। क्यों, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं ब्लड के अंदर। एंटी प्लेटलेट्स एंटी एंटीबॉडीज हैं जो हमें देखने को ब्लड के अंदर मिलती है। यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, स्टेरॉइड टू सप्रेस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली स्टेरॉइड देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि स्टेरॉइड डिक्रीज इम्यूनिटी टू बाई डिक्रीजिंग प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अवॉइड इंजेक्शन एस्पायरिन और एनएसएडी। Immunosuppressive therapy, drug which to decrease immune response and have major role in autoimmune disease organ transplantation. Example are binblastine, azithromycin, cyclophosphamide, methotrexate या फिर cyclosporine, ठीक है। ये हमारा परप्यूरा डिजीज हो गई। अगली डिजीज की हम यहाँ पे बात करते हैं कौन सी, लिम्फोमा, जिस पर क्या कहते हैं, हॉजकिन डिजीज भी कहते हैं। लिम्फोमा क्या है, एक प्रकार की न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर है जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर एक प्रकार का मैलिग्नेंट ट्यूमर है लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है जिसमें लिम्फ नोड्स आती हैं और लिम्फोसाइट्स आता है, ठीक है। लिम्फोमा क्या है, मे बी हॉटकिंग और नॉन हॉटकिंग बेस्ड ऑन द सेल टाइप और नोड इन्वॉल्वमेंट के आधार पर। नोड हॉटकिंग जो लिम्फोमा होता है उसके अंदर क्या है, एक प्रकार का मैलिग्नेंट ट्यूमर है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। ये होता है मल्टीपल पेरिफेरल नोड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉमनली मोर फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलता है। हॉटकिंग डिजीज होती है मिनी लोकलाइज्ड होती है टुवर्ड्स सिंगल ग्रुप ऑफ नोड्स जिसमें सर्वाइकल नोड आता है, एक्सिलरी नोड आती है। हॉटकिंग डिजीज कॉज करती है पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। ये होता है मोस्ट कॉमनली 20 से 40 के साल में। बॉयज आर अफेक्टेड 5 टाइम्स मोर देन गर्ल्स, यानी कि बॉयज के अंदर ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसके कॉज की बात कर लेते हैं तो जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, एस्पेटिन बार वायरस हो गया, वायरस फाउंड 50% पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। इम्यून सप्रेशन हो जाता है ड्यू टू इलनेस और ड्रग ट्रीटमेंट के दौरान। ड्रग एब्यूज हो जाता है, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेजेस होते हैं बेस्ड ऑन एक्सटेंशन है सेवरिटी। तो स्टेज 1 पे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल लिम्फ नोड, यानी कि एक लिम्फ नोड यदि इन्वॉल्व है इसके अंदर तो वो स्टेज 1 है। यदि दो और दो से ज़्यादा लिम्फ नोड इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं सेम साइड ऑफ डायफ्राम के अंदर तो इसे क्या कहेंगे, स्टेज 2 के अंदर आएगा। यदि दो और दो से ज़्यादा लिम्फ नोड हो जाती है बोथ साइड ऑफ डायफ्राम के अंदर तो स्टेज 3 पे चला जाता है। और होल बॉडी यदि इन्वॉल्व हो जाती है तो स्टेज 4 का ये डिजीज़ है। साइन ऑफ सिम्टम्स की हम यहाँ पे बात कर ले तो क्या साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं तो देखिए इन अर्ली स्टेज पेशेंट क्या होता है, कोई साइन ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते। पेनलेस लम्फ हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इनलर्ज लम्फ नोड हो जाती है ग्लैंड इन द आर्म पिट या फिर नेक के अंदर। फर्स्ट सिम्टम्स है किसका, हॉटकिंग डिजीज का। आगे बात करते हैं, सर्वाइकल एरिया इन्वॉल्व फर्स्ट एक्जिला, सेकंड एंड ग्रोइन लेटर। नाइट स्वेटिंग हो जाती है, फीवर होता है, जॉन्डिस हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट की वजह से। हेपेटोस्पेलोमेगेली हो सकता है ड्यू टू ट्यूमर इन लीवर और स्प्लीन के अंदर। रीनल फेलियर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो लाइफ स्पेन है आरबीसी को शॉर्टेंड हो गई है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो स्टीरियोडोर है, प्लूरल डिफ्यूजन और डिस्पीनिया है, बोन पेन है ड्यू टू स्प्रेड ऑफ डिजीज टू बोन, पैरापीलिजिया और न्यूरोडेजिया है जो कि कंप्रेशन ऑफ नर्व की वजह से है, एडिमा और साइनोसिस ऑफ फेसियल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज। अब बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस, इसको अपन डायग्नोस किस तरीके से करेंगे तो देखिए प्रेजेंस ऑफ रीड स्टेनबर्ग giant malignant multinucleated B lymphocyte cells in lymph node is hallmark of this disease। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा तो देखिए फॉर अर्लियर स्टेज 1 एंड सेकंड विदाउट मेडिस्ट्रियल नोड इन्वॉल्वमेंट द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज एक्सटेंसिव एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ इन्वॉल्व lymph node रीजन। फॉर एडवांस स्टेज एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बोथ रेडिएशन एंड मैलिग्नेंट कीमोथेरेपी यूज की जाती है। अगली डिजीज आती है हमारे सामने कौन सी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया डिजीज की हम यहाँ पे बात करें तो ल्यूकेमिया क्या एक प्रकार का कैंसर है ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के लिए।
बोन मैरो की बात करने पर, या फिर कैंसर है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कंपार्टमेंट के लिए। इन ल्यूकेमिया के अंदर जो इनमेच्योर डब्ल्यूबीसी होती है उनका प्रोडक्शन होता है अनकंट्रोल और एक्यूमुलेट हो जाती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ल्यूकेमिया 8% ऑफ ऑल ह्यूमन कैंसर के अंदर हमें देखने को मिलता है। कॉज की बात करें तो देखिए आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे हो गए, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हो गए, केमिकल्स हो गए, कोजेनाइटल एनोमलीज लाइक डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21 और मेंगोलिज्म हो गया, वायरल इन्फेक्शन विद रेट्रोवायरस लाइक HTLV1, ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया, लिम्फोमा वायरस, कीमोथेरेपी ऑफ फॉर अदर कैंसर्स, इसकी वजह से भी इसके कॉज हो सकते हैं। यदि अपन टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया की बात करेंगे, कौन सा ल्यूकेमिया का प्रकार है, ठीक है, तो टू मेजर टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, लिम्फोटिक हो सकता है, और दूसरा कौन सा हो सकता है, माइलोसाइटिक या फिर माइलोजिनस हो सकता है। लिम्फोसाइटिक का मतलब है इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल्स फ्रॉम लिम्फोइड पाथवे, और माइलोसाइटिक या माइलोजिनस का मतलब है इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल्स फ्रॉम माइलोइड पाथवे। दो प्रकार के डिवाइड कर सकते हैं बस क्रोनिक और एक्यूट प्रकार में। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया, ठीक है, जिसमें सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जिसमें रैपिडली की बात करते हैं, जिसमें एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ALL और चाइल्डहुड ल्यूकेमिया की बात करते हैं। एज ऑफ ऑनसेट इज यंगर देन 15, यानी 15 ईयर से पहले ये हमें देखने को मिल जाता है। मोस्टली लिम्फोब्लास्ट होते हैं बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा होता है एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया AML या फिर एडल्टो ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली होता है 15 से 39 साल की एज के अंदर। मोस्टली जो माइलोब्लास्ट होते हैं प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो के अंदर, मोस्ट डेंजरस प्रकार है ये, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन्वॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ WBC एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। अगले नंबर पर आता है हमारे सामने क्रोनिक ल्यूकेमिया, सिम्टम्स में टेक ईयर्स टू डेवलप। क्रोनिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डेवलप होने के लिए। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL और ओल्ड एज ल्यूकेमिया इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, यानी कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया है। मोस्टली लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन बोन मैरो के अंदर देखने को मिलता है, और मोस्ट कॉमनली आफ्टर एज ऑफ 50 में देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया CML, मोस्ट कॉमन इन फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ, पीक इंसिडेंस ऑफ एट 55 ईयर्स, मोस्टली ग्रेन्युलोसाइट प्रेजेंट इन बोन मैरो, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन साइन और सिम्टम्स की, यानी कि साइन और सिम्टम्स इनके क्या है। ऑल टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया प्रेजेंट सिमिलर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एनीमिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, ल्यूकोपिनिया हो गया, ऑल स्टेम इमेच्योर स्टेम सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू WBC, यानी कि जितनी भी स्टेम सेल्स होती हैं इमेच्योर, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, WBC के अंदर, ठीक है। सीवर इन्फेक्शन हो सकता है, इमेच्योर WBC हो जाती है ब्लड के अंदर। ओवर ओवर ब्लीडिंग हो सकता है, इकोमाइसिस, पेकी, एपिटेक्स, कम ब्लीडिंग एंड ऑकल्ट नॉट इजीली सीन ब्लीडिंग के अंदर। हेडेक हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एब्नॉर्मल WBC CNS के अंदर चली जाती है यदि। स्प्लीनो मेगेली हो सकता है, हिपेटोमेगेली हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो इमेच्योर WBC उनका नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और लिवर और स्प्लीन के अंदर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। हाइपर यूरिसीमिया जो कि कॉज करता है रीनल कैल्कुली को, फास्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ WBC, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, लिम्फेडो लिम्फेडेनोपैथी जो कि कलेक्शन ऑफ इमेच्योर WBC इनटू लिम्फ नोड के अंदर होता है। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। तो देखिए मैच्योर WBC काउंट है वो नॉर्मल, लो और हाई हो रहा है। बोन मेरो एस्पिरेशन बायोप्सी सो ल्यूकेमिक ब्लास्ट फेस सेल्स दिखा रहा है। डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट एंड हीमोग्लोबिन लेवल है, हाई अमाउंट ऑफ इमेच्योर ब्लास्ट WBC है। मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा, तो देखिए एडमिनिस्टर कीमो थेरेप्यूटिक एजेंट लाइक विनक्रिस्टीन, साइलोफोस्फामाइड, मेथोडेक्सट्रेट, बल्फोसेन, एसेट्राविन, डेनयूरोवाइसिल ETC, administered steroid like prednisone. Infection and bleeding control are major concerns of clients, so take all related precautions. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी क्या है, इसका एक प्रकार का इलाज है या फिर मैनेजमेंट है। अगले नंबर पर आता है हमारे सामने मल्टीपल माइलोमा या फिर ट्यूमर्स ऑफ बोन, यानी कि बोन के अंदर ट्यूमर्स होना क्या कहलाता है, माइलोमा कहलाता है। मल्टीपल माइलोमा हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है देखिए, एबनॉर्मल मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स विद इन द बोन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द बोन मैरो बाय कैंसरस प्लाज्मा सेल्स। ट्यूमर्स होते हैं वो कंपोज हो जाते हैं किसमें, मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स ग्रो विद इन द बोन्स, यानी कि जो ट्यूमर्स होते हैं वो मैलिग्नेंट बना लेते हैं, और मैलिग्नेंट जो होती है वो बोन्स के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर के बाद ये बहुत कॉमनली हमें मेल्स के अंदर देखने को मिलता है। यदि हम इसके साइन ऑफ सिम्टम्स की बात करते हैं तो पेशेंट रिमेन होता है सिम्टोमेटिक 5 से 20 साल तक एसिम्टोमेटिक रहता है, नहीं कोई भी सिम्टम्स में देखने को नहीं मिलते। CRAB यानी कि कैल्शियम लेवल इंक्रीज कॉज रीनल कैल्कुले, ठीक है, एक तो कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है रीनल कैल्कुले की वजह से, दूसरा रीनल इंसफिशियंसी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, और बोन लेशन हो सकता है जो कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स भी कॉज करता है। तो CRAB में C का मतलब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, R का मतलब रीनल इंसफिशियंसी है, A का मतलब एनीमिया है, B का मतलब बोन लेशन है। बोन पेन्स होना स्पेस बोन के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। स्पेसिफिकली बात करें तो रिब्स के अंदर, स्पाइन के अंदर और पेल्विस के अंदर। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपिनिया में देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, क्योंकि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है।
अपन इसके डायग्नोसिस की बात करेंगे, किस तरीके से अपन इसका डायग्नोसिस करेंगे, तो देखिए एक्सरे सो डिफ्यूज लेशन, डिमिनरलाइजेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस इन बोन्स हमें देखने को मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो के अंदर हमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर के अंदर इमेच्योर प्लाज्मा सेल्स की प्रेजेंस दिखेगी। बेंस जोन्स प्रोटीन एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन बाई एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स के द्वारा यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर हमें देखने को मिलेगी। यानी कि जो बेंस जोन्स प्रोटीन होती है वो यूरिन और ब्लड के अंदर हमें उसकी प्रेजेंस मिलेगी। बेंस जोन्स प्रोटीन होती क्या है, तो इमेच्योर या फिर हम बात करें जो अबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, एंटीबॉडी है, जो कि अबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, स्टीरॉइड्स है। इनकरेज टू टेक इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड यूरिक एसिड, टेक प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इन्फेक्शंस एंड रीनल फेलियर, मेंटेन न्यूरोपेनिक ब्लीडिंग precautions, encourage for flood educate flood intake and deal with problems like hypercalcemia, hyperuricemia और proteinuria। ठीक है, ये इसके क्या है मैनेजमेंट अपन देख सकते हैं। इस तरीके से हमने ब्लड वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया। आगे की वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।